अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टॉक टुडे के साथ आपका मेज़बान यूनुस पाठ हाज़िर है। सियासत से जुड़ी खबरों पर तजिया पेश करेंगे और मुल्क में जो सूरत हाल है उस पर बातचीत करेंगे। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ स्टूडियो में जनाब जवेद इकबाल ग्रैस साहब मौजूद हैं। टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ सीनियर साफ़ी जनाब नाज़म अली मलिक साहब मौजूद हैं। मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ नाज़म मलिक से करता हूँ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब, बिलावल भुट्टो, आप उनकी पार्टी की रिपोर्टिंग भी करते हैं, आपके पुराने जानने वालों में भी बहुत से उनके दोस्त हैं जो पार्टी के रहनुमा हैं। बिलावल भुट्टो कभी तो बयान देते हैं कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करेंगे, हम मुज़ाकरात से नहीं भागते, जब फिर पता नहीं कोई उन्हें चीज़ नज़र नहीं आती, फिर यकदम वो अपना जनाब सारा तकिया कराम तब्दील करते हैं। और आज की उनकी गुफ्तगू बड़ी जाराना थी, बड़ी पीटीआई पर उन्होंने तनकीद की। वो कहते हैं कि जी पीटीआई को पता है किसके पांव पकड़ने हैं, इसलिए वो सियासतदानों से मुज़ाकरत नहीं करते। इसकी क्या वजह है? जी शुक्रिया यूनुस बार साहब। असल सूरत हाल ये है कि जो हुक्मरान था ये बंद गली में फंस गया है जनाब। इनको आगे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। एक ही वाहद रास्ता है बाहर निकलने का, वो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान है। वो अब इनसे रास्ता मांग रहे हैं, वो रास्ता नहीं दे रहे। कभी तो ये तरले मिनटों पे आ जाते हैं, जब ये समझते हैं कि हमारी बात नहीं मान रही तो जो इनको लाने वाले हैं उनको खुश करने के लिए फिर वो उसके खिलाफ बयानबाजी शुरू कर देते हैं। तो इस टाइम हुक्मरान था जो है ना वो बिल्कुल कंफ्यूज है, परेशान है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि IMF उनको जो कर्ज के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं वो कह रहा है जी आपके मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं है और जो आप कर्ज लेंगे वो डूबने का खतरा है। आपके मुल्क को इस टाइम सियासी इस्तेकाम की जरूरत है ताकि आपकी माशी नशोनुमा बढ़े। अब माशी नशोनुमा नहीं बढ़ सकती। आपने देखा है कि वो जो कश्मीर में सारा कुछ हुआ है और उसके बाद वज़ीर आज़म ने बिजली का और उनको आटे का जो पैकेज दिया है, IMF उससे भी नाराज है कि हम आपसे कह रहे हैं कि आपने सख्ती करनी है, बिजली की कीमतें बढ़ानी है और आपने कश्मीर को नया पैकेज दे दिया है। तो इनके लिए हालात कोई साजगार नहीं है इस वक्त और ना ही इनको बाहर निकलने का रास्ता मिल रहा है। आप देखते होंगे टीवी पर राना सनाउल्लाह, वो भी तरले मिनटों पे आए हुए थे, वो भी कहते जी हम मिलना चाहते हैं, वो नहीं मिलते। बिलावल साहब ने भी यही कहा था कि मुज़ाकरात ही वहाँ रास्ता है और एकदम रातों रात क्या हो गया है कि उन्होंने एकदम अपनी जुबान बदल ली है। ये सियासी पार्टियों के अंदर के मामलात हैं। उन्हें जैसा भी आप समझ लें कि जैसे भी उन्हें कहा जाता है वो उस तरह का रवैया अपना लेते हैं। उन्होंने बड़ा शफकाना, बड़ा हमदर्दी वाला रवैया अपनाया था। अब अगर पीपल्स पार्टी बोलना शुरू हुई है तो कल तक आप देखेंगे कि शायद नून लीग भी अपने इसी बयानी के तहत वापस आ जाए। लेकिन नून लीग के अंदर जो सूरत हाल है उनकी एक तो ना सिर्फ हुकूमत कमजोर है बल्कि उनकी पार्टी भी अंदर से इख्तलाफात का शिकार है। अब 28 तारीख को मियां नवाज शरीफ पार्टी की सदारत संभालने जा रहे हैं। इसके बाद वो अवामी सतह के लिए पार्टी के लिए एक नया बयानिया देंगे और मेरा ख्याल है वो शहबाज हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेगा। उनकी भरपूर कोशिश है कि किसी तरीके से उनकी पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर हो ताकि ये तनकीद से बच सकें। और हुकूमत ने तनकीद से बचने के लिए आपको इल्म होगा कि इन्होंने हद के इज्जत का वो एक बिल असेंबली में ले आए हैं। वो कहते हैं जो बोलेगा उसकी जुबान काट दी जाएगी, जो हाथ लिखेगा वो भी काट दिया जाएगा जनाब। तो आज इस सिलसिले में प्रेस क्लब का एक वफद स्पीकर मलक मोहम्मद वहां से मिला है। उस वफद में मैं भी शामिल था। वो हमें यही तसल्लियां दे रहे थे कि आप एक दफा बिल पढ़ें, इसमें कोई ऐसा वैसा नहीं है। तो प्रेस क्लब के सेक्रेटरी ज़ाहद आबद साहब थे, उन्होंने भी अपनी तजावीज़ दें। मोइन नजर साहब थे, ख्वाजा नसीर साहब थे और मैं भी था। मैंने उनको एक मशवरा दिया, मैंने कहा जी बात सुने, इस बिल के दो पहलू हैं, एक सियासी है और एक कानूनी है। मैं क्या कानूनी आप जोर जबरदस्ती से आप ये पास करवा लेंगे, लेकिन सियासी तौर पर आपको इसका नुकसान होगा क्योंकि ये आपके टैग लग जाएगा, एक धब्बा लग जाएगा आपके ऊपर कि आपने मीडिया की आज़ादी छीनी है। तो मैंने कहा अपनी लीडरशिप को जो पैगाम दें कि इस तरह ना करे जिस तरह के वो अपनी ताकत के नशे में अंधे कवानीन बनाने जा रहे हैं। लेकिन बड़ा जो भी है वो अंधे कुएं की तरह जा रहा है। मैं आपको इसकी मिसाल ये दूंगा कि आज पंजाब असम्बली में अमजद अली रुकने कौमी असम्बली है, उन्होंने तहरीके इल्तवाए कार पेश की है और उस इल्तवाए कार में उन्होंने कहा है कि लाहौर
अपर माल पर जो जिम खाना क्लब है ये सैकड़ों एकड़ पर मुहित है जनाब। और खरबों रुपए की ये जमीन है और सिर्फ 417 रुपए लीज पर दिया गया हुआ है जनाब। अब जो उसकी सालाना लीज मिलती है हुकूमत को, पंजाब हुकूमत की वो लैंड है 417 रुपए मिलते हैं, जिसमें गरीब आदमी का 5 किलो आटा आता है। खरबों रुपए की जमीन है। और जब ये तरीके इल्तवाई कार असम्बली में पेश की गई तो स्पीकर ने कहा कि ये बड़े अचंभे की बात है, हालांकि मैं भी उसका रुकन हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि हुकूमत ने इतनी सस्ती जमीन क्यों दी है। और उन्होंने इस वक्त मौके पर पार्लियामेंट अमूर के वजीर मुश्तबा इश्तियाक मान से पूछा कि इश्तियाक मान साहब आप बताएं कि ये क्या सूरत हाल है, आपके इल्म में है ये जमीन किसकी है। तो मुश्तबा इश्तियाक मान ने जो आगे से बयान दिया वो बड़ा ही मजाक खेज था। उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता कि ये जमीन किस डिपार्टमेंट की है पंजाब हुकूमत के, ये इनका हाल है। अच्छा, मैं नाज़िम मलिक साहब आपकी बात को यहीं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। मियां शहबाज शरीफ जो वज़ीर पाकिस्तान है, उन्होंने एक रोज़ पहले 2 रोज़ पहले ये ऐलान किया था कि जितने भी अदारे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हैं उन्हें हम लीज़ पर दे देंगे, ये फैसला कर लिया गया है। तो अगर तो जिस तरह आप बता रहे हैं जिम खाना भी गवर्नमेंट के लिए तहवील में है, तो ये तमाम अदारे यानी कि फ़रोख्त करने का उन्होंने फ़ैसला कर लिया है, तो आप क्या समझते हैं कि सारा कुछ सियासी बयान है या ये मुमकिन भी है कि सारा कुछ हो जाएगा? इस मौके पर जब असम्बली में ये बहस हो रही थी तो हुकूमती रुकन सईद अकबर नवानी खड़े हुए जनाब। उन्होंने कहा जी मैं आपको यहाँ ईवान में सबके सामने लिख के दे देता हूँ कि हम इस अशराफिया का जिसके कब्जे में लाहौर का जिमखाना क्लब है, हम उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जी मैं ईवान में लिख के दे देता हूँ। ये हुकूमती रुकन का कहना था। बिल्कुल क्योंकि सही। आपको पता है कि पाकिस्तान के अशराफिया उसमें ब्यूरोक्रेट भी हैं, सरकारी अफीसर भी हैं, सियासतदान भी हैं, रिटायर्ड जर्नल भी हैं, जो वो बॉडी में जो रुकनीत देते हैं लाखों रुपए के हिसाब से रुकनीत मिलती है, वो भी सालों साल इंतजार करके बड़े तो इस तरह के पूरे पंजाब में ऐसे ही है। बेशुमार जिमखाने हैं जो आपकी और मेरी जेब से जो टैक्स लिया जाता है उससे वो चल रहे हैं और अशराफिया को पाकिस्तान में कोई हाथ डालने वाला नहीं है। अच्छा नाज़िम मलिक साहब, अगर आप मेहरबानी करें तो 2 मिनट आप ज़रा गुरैल साहब की बात सुन लें, स्टूडियो में मौजूद हैं। गुरैल साहब, नाज़िम मलिक साहब ने 2-3 बातें की है। एक तो उन्होंने कहा कि जी बिलावल भुट्टो इसलिए जब उन्होंने सोचा कि अब पीटीआई किसी तरीके से भी हमारे हाथ नहीं आ रही, तो उन्होंने जिस तरह हम पहले कह रहे थे कि ये लोग बात की बोलियां बोलते हैं, तो उन्होंने अब एस्टेब्लिशमेंट की ज़बान बोलना शुरू कर दी है। उन्होंने कहा जी इन्हें पता है कि किसके पाँव पकड़ने हैं। एक तो उन्होंने ये बात की, आप इसका जवाब दे लें फिर मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। देखें यूनुस साहब, बात तो ये है कि बिलावल और ये लोग जो दूसरे हैं नून लीग के लीडरान हैं, उनको अब फिक्र पड़ी हुई है कि कहीं क्योंकि वो जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे और हैं, और उनको ये फिक्र पड़ी हुई है कि कहीं एस्टेब्लिशमेंट इनको अपना सॉफ्ट कॉर्नर पीटीआई के लिए ना हो जाए। तो वो इसलिए ये फिक्रमंद हुए हैं और इसलिए ये बार बार वो जैसे ही बात करते हैं वो कहते हैं हम सियासतदानों से बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे तो उससे बात करेंगे जिसके पास इख्तियार है। ये बात तो उनकी सही है कि सियासतदानों के पास तो है ही कुछ नहीं, सियासतदान तो है ही नहीं, और जो सियासतदान सो कॉल्ड सियासतदान है उनकी तो वर्थी ही कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ ख़त्म कर लिया है और वो हारे हुए लोग हैं। फॉर्म 47 के ज़रिए वो इस पार्लियामेंट का जो हाल है उसके अंदर दाखिल होते हैं, तो इसलिए उनकी तो कोई जगह ही नहीं है। अच्छा, दूसरा कहा नाज़िम मलिक साहब ने कि नून लीग अंदरूनी इंतशार का शिकार है। 28 तारीख को मियां नवाज शरीफ जो पार्टी के सदर बन जाएंगे और उसके बाद मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना बयानिया तब्दील कर लेगी और शहबाज हुकूमत को सपोर्ट करती हुई नज़र नहीं आएगी। क्या आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ जो है वो अपने भाई के ख़िलाफ़ कोई इस तरह का बयानिया बनाएंगे कि वो अपने भाई को कमज़ोर करें? आप ज़रा तारीख़ का मुताला करें तो आपको पता चलता है कि बाप बादशाह था तो बेटे ने बाप को कत्ल करके तख्त हासिल कर लिया जनाब, ठीक है ना जी। इसी तरह आप देखें कि आसिफ अली जरदारी साहब का जो रोल है भुट्टो फैमिली में, कैसे वो इन हुए,
कैसे उन्होंने वो जरदारी टेक ओवर किया, वो उस फैमिली की जो थी जानशीनी उसको उन्होंने टेक ओवर किया, और किस तरह वो इस मुल्क के प्रेसिडेंट बन बैठे और अब दूसरी दफ़ा प्रेसिडेंट बन बैठे हैं, ठीक है ना। तो ये जब ये हुकूमत की बात होती है ना, तो जो बंदा हुकूमत में होता है, यानी कि आप ये नाज़िम मलिक साहब की इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि कल को अगर मुस्लिम लीग नून की जो सदारत है वो मियां नवाज शरीफ के हाथ में आएगी तो वो यकीनन कोई ऐसा बयानिया बनाएंगे कि अवाम में मकबूल हो सके, और वो यही बयानिया हो सकता है। आप देखें, मैं यहाँ थोड़ा सा ऐड मैं तीसरे सवाल की तरफ जाना चाहता हूँ। नहीं, ये जहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐड करने देना। जी, ये देखें कि आप ये अब इन्होंने अपनी हुकूमतें कर ली हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी और सब लोगों ने, शहबाज शरीफ भी बेशुमार दफ़ा वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं। अब बात उनके बच्चों पे आ चुकी है, अब वो अपने बच्चों को अपना जानशीन बनाना चाहता है। ये वही चीज़ है जैसे चौधरियों के जो सिलसिले चल रहे हैं और उनके बच्चे आगे आ गए हैं और उन बच्चों की वजह से वो फैमिली के दरमियान में दीवारें खड़ी हो गई हैं। इसी तरह यहाँ भी यही सिचुएशन है। नाज़िम मलिक साहब ने अगला सवाल एक उस पर बात की है कि राय इजहार की आज़ादी जो छीनने का इल्ज़ाम आएगा आने वाले वक्त में, उन्होंने कहा, उन्होंने आज खुद बात की है, एक वफद के साथ वो मिले हैं पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान को, जिसमें वो कानून साजी कर रहे हैं कि राय आज़ादी जो है इजहार की, जो यानी कि बोलने की ताकत है, वो बस एक महदूद हद तक हर बंदा बोल सकेगा। इस पे जी क्या मुमकिन है कि ये सारा कुछ हो जाएगा? बड़ी देर से ये कोशिश हो रही है। ये देखें, ये अभी जब तक तो ये हालात हैं, इसमें तो इजहार की आज़ादी नहीं मिल सकती है जी। हाँ, उस पर कानून साजी हो रही है। अगर कोई बोलेगा तो ये यूट्यूब पे बैठ के जो हम सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट इस पे बड़ा सीरियस सोच रही है कि इनके खिलाफ कोई कानून साजी करे और इनको पकड़कर सजाएं दे, क्योंकि वो अब आप देखें कि कितने लोग हैं जो बोलते हैं हक के लिए और असल बात के लिए, यानी कि जो भी कोई बात करता है, बहुत चंद लोग हैं जो खुल के बोलते हैं हक के लिए और इंसाफ के लिए और मुल्क में जो गलत क्या ये मुमकिन हो जाएगा, ये कामयाब हो जाएंगे मीडिया को दबाने के लिए? मीडिया के सामने देखिए, मीडिया को दबाने में ये कोशिश करेंगे, लेकिन कामयाबी इसलिए नहीं हो सकती कि इस मुल्क में हमेशा मीडिया में जहाँ कोई लोग जो है वो मतलब ऐसे लोगों का साथ देते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं, अरशद शरीफ साहब की तरह के लोग हैं, इमरान अदारों के अंदर तकसीम कारी का जितना साजिश ये कर सकते हैं या जितना फ़न इन्हें आता है किसी बाकी जमात को नहीं आता। बहरहाल ये कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने कहा है कि जिम खाने के बारे में ये बड़ी सीरियस कोशिश जो यानी कि होने जा रही है, जिसका वज़ीर-ए-आज़म ने भी इज़हार किया है कि ऐसे अदारे जो खसारे में हैं उनको फरोख्त कर दिया जाए। आप समझते हैं? नहीं, अब उन्होंने ये नहीं कहा कि खसारे वाले अदारे, उन्होंने कहा तमाम अदारे मासवाए उन अदारों के जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें कि जैसे आर्मी के अदारे हैं या इस तरह के अदारे हैं, उनको छोड़ के मैं सिंपल ज़बान में बता रहा हूँ कि बाकी सारे अदारे ये बेचना चाह रहे हैं। अच्छा, नाज़िम मलिक साहब की तरफ बढ़ते हैं, दोबारा फिर आपकी तरफ साहब आते हैं। गुरैश साहब, अली मीन गंडापुर ने कहा है कि मैं पेशावर इलेक्ट्रिक पर कब्जे की उन्होंने धमकी दी है। उन्होंने कहा जी मैं कब्जा कर लूँगा अगर, उन्होंने कहा जी पेस्को चीफ हमारी जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक ना चले। तो उन्होंने कहा है कि आज से लोड शेडिंग बंद की जाए। तो अब जो आप समझते हैं कि ये वफाक का अदारा है और ये पहले भी बड़ी KPK के साथ फंड्स के हवाले से भी उनके अपने जो फंड्स हैं उस पर भी बड़ा फंडा चल रहा है। फिर वहाँ जाके तो करीम कुंडी साहब, फैसल करीम कुंडी है उनका नाम, जो गवर्नर है मलिक साहब, फैसल करीम कुंडी, उन्होंने भी जाके वहाँ बड़ा जनाब बयानबाजी चल रही है। आजकल बड़े ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं गवर्नर की जानब से भी KPK के वज़ीर आला पर। तो खैर, ये क्या आप समझते हैं कि वफाक जो KPK के वज़ीर आला है उसकी मर्ज़ी के मुताबिक इस अदारे को चला लेंगे? वो तो कहते हैं कि जी आज से लोड शेडिंग बंद की जाए, फौरी बंद की जाए। जी देखें, जो बिजली की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हर सूबे के लिए अलग अलग है और हर सूबे के लिए अलग अलग रेट हैं। लोड शेडिंग तो एक कौमी इशू है, ये तो चारों सूबों में होती है। अब वो कह रहे हैं कि लोड शेडिंग कम की जाए क्योंकि उनका ज्यादा हिस्सा बनता है। KPK में तो वैसे भी नाज़िम मलिक साहब ज्यादातर इलाके उसके जो वो तो सर्द इलाके हैं, वहाँ तो मेरे ख्याल कोई जरूरत भी नहीं है। वैसे भी जो डैम है वो KPK में आता है, वो कहते हैं कि हमें ना इसकी रियल्टी दी जाती है
और ना ही इसके बदले में बिजली कम कीमत पे दी जाती है। इसलिए हमारा ये पहला राइट है कि बिजली कम कीमत पे दी जाए और लोड शेडिंग भी कम की जाए। अब ये अच्छे मसाइल है कि वफाक तो पहले अपने घुटनों तक जो है ना वो इस दलदल में फंसा हुआ है, क्योंकि सर्कुलर डेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका हुआ है और IMF इनके साथ पे बैठा हुआ है कि बिजली और महंगी करो, गैस और महंगी करो। ठीक है, वो तो साथ लेने पर भी टैक्स लगाने के लिए तैयार बैठा हुआ IMF। तो ऐसे हालात में हुकूमत के पास अब कोई चारा नहीं रहा। मैं तो इनको यही तजवीज़ करूंगा हुकूमत को कि ये इनके बस की बात नहीं है। इन्होंने अपने गले में ऐसा तोक डाल लिया है जिसके बाद इनको अपना गर्दन सीधी करनी मुश्किल हो गई है। अच्छा नाज़िम मलिक साहब, इमरान खान सॉरी, एक तो ये हो गया जिस तरह आप बता रहे हैं, दूसरा मौलाना फजल रहमान ने आज मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मैंने इमरान खान को जो यहूदी एजेंट करार दिया था वो एक सियासी बयान था, ऐसी कोई बात नहीं है, एहतजाज के तरीके होते हैं। तो मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा है कि अब ये हुकूमत जो है इसको नाकाम हो चुकी है, अब इसे मुस्फी हो जाना चाहिए और नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। तो क्या इन हालात में मुमकिन है कि नए इलेक्शन करवाए जा सकें? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो राना सनाउल्लाह जुवेल लतीफ भी कह चुके हुए हैं कि मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाया जा सकता है और मियां नवाज शरीफ की यही अमली होगी कि मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाए, क्योंकि उनकी जितनी बुरी रिप्यूट होगी है हुकूमत में वो इसके मुतम्मल नहीं हो सकते, क्योंकि उनको पार्टी की सतह पर नुकसान हो रहा है। उन्होंने कल को इलेक्शन भी लड़ने हैं। और जहां तक मौलाना फजल रहमान की आप बात कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान उनकी सियासत की नब्ज पर उनका हाथ होता है। वो समझ गए हैं कि ये जो टोला बैठा हुआ है में इनकी अवामी पजीराई खत्म हो चुकी है। इस टाइम स्ट्रीट पावर सिर्फ यहाँ तो इमरान खान के पास है या मौलाना फजल रहमान के पास है। ये उनकी बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ा खुशहाल बयान है कि उन्होंने कहा जी वो यहूदी एजेंट जो था वो सियासी बयान है। इसका मतलब है कि वो एक कदम पीछे हटे हैं और PTI अब शायद उनके साथ चलने को तैयार हो। और मौलाना फजल रहमान भी यही समझते हैं उनकी जो सियासत का दारोमदार है, क्योंकि ज्यादातर हिस्सा वो KP में है, उनकी सियासत का दारोमदार जो है वो PTI के रहमो करम पर है। इसलिए वो चाहेंगे कि PTI के साथ मुस्तकबिल की राहें वो हमवार करें और उसके साथ मिलकर सियासत करें, ताकि KP से इनको भी कुछ सीटों का हिस्सा मिल सके। और आपने देखा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जो सीटें वापस हुई हैं, इसमें JUI ने भी 10 सीटें ली हुई थी KP असम्बली में। तो मौलाना फजल रहमान को वैसे पहले ही चाहिए था कि ये सीटें लेते ना, जो एक्स्ट्रा सीटें ली गई थी PTI के, इनकार कर देते, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने सीटें नहीं और सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दी। तो इनका हाल भी दूसरों से कम नहीं है, क्योंकि जो अवाम का गैज़ो गज़ब है, KP तो वैसे ही सारा दीवाना है इमरान खान का, वो तो इमरान खान के सवाल किसी को ना देखता है। आप देखें ना, बलूचिस्तान में भी वो अपने बेटे को इलेक्शन नहीं जितवा सके, ज़िमनी इलेक्शन, हालांकि हुकूमत का अपना इलेक्शन होता है, लेकिन वहां से भी उसका बेटा जो है वो इलेक्शन हार गया था। जी, इसी तरह उनको समझ लगी हुई है कि ये जो अवामी गैज़ो गज़ब है, देखें ये फॉर्म 47 के तहत जो आए हैं ना, ये मजबूरी में फंस गए। मैंने आपको पहले भी कहा था, ये बंद गली में फंस गए हैं, इनके मुंह में छिपकली आ गई है, ना फेंक सकते हैं ना निगल सकते हैं। अब जिस तरह इनको इनका जो मदारी है वो इनको चलाएगा, वो ये आस्ता आस्ता उसी तरह चलेंगे, क्योंकि इनकी अपनी कोई चॉइस नहीं है कि ये इनको क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए। इनको जो हुक्म मिलता है ये बिल्कुल उसी तरह उस पर अमल दरामद करते हैं। और हुकूमत नाम की क्या चीज़ है इस टाइम, ना मुल्क में अमन अमान है, ना सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक है, ना माशी सूरत हाल ठीक है, ना ये पैसे देने के लिए तैयार है। तो ये हुकूमत किस तरह चलेगी? ये हुकूमत नहीं चल सकती, इनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो गई हुई है। और जो अच्छा नाज़िम मलिक साहब, ऐसे लोग जो जिनकी आप देखें प्रॉपर्टी लीक्स के बारे में बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है, हम दूसरे मुल्क के जो अपना सरमायाकार हैं उनको दावत दे रहे हैं कि पाकिस्तान आके कारोबार करें, जबकि हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो 17,000 दुबई में अपनी जो है इन्वेस्टमेंट करके वहाँ जायदादें खरीद के बैठे हुए हैं। तो दूसरे ममालिक के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायादारी करने के लिए अगर आप कोई आमादा करना चाहते हैं तो इन सब के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज कर देने चाहिए जो ये लोग वहाँ। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। सिर्फ चंद लोगों की सियासतदानों के जिन पर यहाँ करप्शन के केसेज हैं, उनकी सिर्फ 11 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी दुबई में है, सिर्फ प्रॉपर्टी की बात नहीं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड, बरतानिया, अमेरिका, यूरोप के दूसरे मुल्कों में जो इनका सरमाया पड़ा हुआ वो उससे अलग है। ये सिर्फ प्रॉपर्टी की मद में 11 अरब डॉलर हैं और ये वो पैसे हैं
जो जहाजों के जहाज जहाँ से भर के डॉलरों के बाहर स्मगल कराए गए थे। देखिए आप, इमरान खान ने अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो शौकत खानम के नाम उसने जनाब वक्फ कर दी थी, और उसने, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी पाकिस्तान के बाहर कोई प्रॉपर्टी हो, और ये लोग वहाँ बाहर जाके कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये कैसे पाकिस्तान के साथ मुखलस हो सकते हैं? आप तो बहुत बड़े खैर का मोहसिन नकवी भी जनाब इस गंगा में हाथ धो बैठे हैं। अब वो बयान दे रहे हैं नहीं जी वो मेरी बेगम के नाम कुछ प्रॉपर्टी थी, फिर मैंने जनाब वो पीटीआई वाले मोहसिन नकवी पर इल्जाम लगाते हैं कि इन्होंने डॉलर की स्मगलिंग की हुई है। ये अपने बयानात में भी कह चुके हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहते हैं कि जो मोहसिन नकवी हैं ये पाकिस्तान से डॉलर स्मगलिंग में मुलव्वस थे। तो जब इस तरह का इल्जाम लगाया जाता है तो वाली बात है अपोजिशन के पास इसका कोई सबूत भी तो होगा ना, लाजमी कोई ना कोई होगी बात। इतने बड़े लेवल पे इस तरह की बात करनी कोई आसान काम नहीं होता। और मैं आपको साथ ये भी बताऊं कि ये जितने निगरान हुकूमत के लोग थे वो सारे हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो ये 16 महीने की हुकूमत थी उसकी निगरानों की, 16 महीने की हुकूमत शहबाज शरीफ की थी, उससे पहले 9 महीने की हुकूमत थी निगरानों की, फिर शहबाज शरीफ की आई, अब फिर ये आ गए हैं। तो बात ये है कि पिछले इतने अच्छे से पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत चली आ रही है। अच्छा, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को ये लोग नजर नहीं आ रहे जो बाहर जाके जनाब सरमायादारी कर रहे हैं? हम बाहर के लोगों से तो मिन्नत तरला करके कह रहे हैं जी हमें पैसे दें, हम सऊदी अरब वालों से कह रहे हैं कि यहाँ आके सरमायादारी करें, यहाँ कारोबार करें, और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इस पर भी तो कोई मेरे ख्याल आता होनी चाहिए, कोई शोर होना चाहिए, इन लोगों का भी मुहासबा होना चाहिए। तो सर जी जब सारा एक ही हमाम में जब सब के सब नंगे हैं, चोर हैं, डाकू हैं, मुल्क लूटने वाले हैं, तो किसको शर्म आती है और किसको शर्म आएगी? आपके यार शेख रशीद कहते हैं कि मैं पेशियां भुगत कर थक गया हूँ। वो कहता है कि खुदा का वास्ता यार मुझे सजाएं दें और जो चाहते हैं वो कर लें। आज उन्होंने रावलपिंडी दहशतगर्दी अदालत के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि यार मुकदमात का सामना करते करते थक गया हूँ मैं, तो जो सजाएं देना चाहते हैं दें। इतने अच्छे बात शेर शीर साहब मंजर आम पर आए हैं और उन्होंने सियासी बयानबाजी शुरू की है, तो वो भी सियासी हालात को बड़ी गहराई से देखते हैं और एकदम उनका बोलना और ये कहना कि जून का महीना है वो काफी फैसला गुन होगा, कुछ ना कुछ तो उनको भी इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन बात यह है कि ये एक तो बजट आने वाला है और दूसरा वज़ारत खजाना ने, वज़ीर खजाना ने बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड कहा हुआ है हम जो आइंदा बजट है ये IMF से लेंगे, IMF हमें बजट बनाकर देगा। तो जो बजट IMF हमें बनाकर देगा वो ये कौम पर मसलत करेंगे, मुझे बताएं उसमें क्या होगा? उसमें तो चमड़ी उधेर के रख देंगे। जो कौम तो पहले ही बीमार हो चुकी है गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई से, तो पास हो एक सांस रहेगी। मैं यही कहता हूँ कि सांस लेने पर भी शायद आप ये टैक्स लगा दें, जिस तरह इन्होंने ये टैक्स लगाया जो सोलर वाला, कि जो सोलर की बिजली पैदा करेंगे वो हुकूमत को टैक्स देंगे। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ इस तरह का फैसला किया गया है। और मेरी बात है कि एक लोगों को बजाय इसके कि आप सब्सिडी दें ताकि लोग सोलर पे जाएं, लोग बिजली से जान छुड़ाएं, आप लोगों को जो है वो आप खुद कहें कि जनाब स्कीम के तहत कोई किस्तों पे दें, आप लोगों को कोई ना, मैं कह रहा हूँ जी बहुत कम कीमतों पे दें। लेकिन हमारी हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में बिल्कुल सीरियस नहीं है। नाज़िम मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल से बातें की। नाज़रीन यहाँ एक ब्रेक का टाइम हुआ, दोबारा फिर यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे हम जो प्रॉपर्टी जाके हमारे सियासतदानों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने और दीगर बहुत से ऐसे सरमायादार जो पाकिस्तान में सरमाया नहीं लाना चाहते, बैरून मुल्क पहले भी उनका सरमाया पड़े हुआ है, यानी कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो 17,000 पाकिस्तानी हम मुतालबा करते हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं, उन्हें गिरफ़्तार किया जाए और उनका वहाँ जितना भी पैसा लगाया गया है उसको जनाब पाकिस्तानी तहवील में ले लिया जाए, वहाँ की जायदादें फ़रोख्त कर दी जाएं, ताकि पाकिस्तानी अवाम ये उन्हें यकीन आ जाए कि हमारे सियासतदान जो इस मुल्क के साथ संजीदा नहीं है, सीरियस नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट को ये कदम उठाना चाहिए। सऊदी अरब जाने की बजाय, उनकी मिन्नतें करने की बजाय सबसे पहले ये फ़ैसला करना चाहिए और इन लोगों की प्रॉपर्टी वहाँ फ़रोख्त कर देनी चाहिए। लेकिन आवाम को इस बात का यकीन कैसे आएगा, क्योंकि इस तरह के बेशुमार स्कैंडल पहले भी सामने आ चुके हैं और हमारे जो फ़ैसला कुन किरदार अदा करने वाले अदारे हैं उन्होंने कभी इन पर हाथ नहीं डाला। जनाब अब हम स्टूडियो में मौजूद मज़ीद बात कर लेते हैं गुरैश साहब से।
गुरैज साहब, अब कोई अदारा भी उन पे हाथ डालने के लिए तो तैयार नहीं है, वो तो सफाई दे के निकल जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुतालबा करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं, हम अरबाब इख्तियार में मौजूद जितने भी अदारे हैं जो इनके खिलाफ कार्रवाई का अख्तियार रखते हैं, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। जी, पहली बात तो ये है कि आपने बड़ी अच्छी बात की है कि आर्मी चीफ और को नोटिस लेना चाहिए और उनको इन पे हाथ डालना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी नोटिस लेना चाहिए और वो ऐलान करें कि ये लोग जिनकी प्रॉपर्टी लीक्स हुई हैं मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। जनाब, यानी कि यहाँ से आपको पता चलता है, आप कहते हैं ना, जब इमरान खान साहब के पीटीआई के लोग कहते हैं कि जो डायलॉग हो सकते हैं लेकिन उससे जिसके पास इख्तियार है, तो उसको आपने सेकंड कर दिया है इस बात से कि भाई ये जो 17,000 लोग जो हैं जिनका पैसा बाहर है उनके ऊपर आर्मी चीफ को लेना चाहिए। 11 अरब तो जायदादें हैं उनकी, 11 अरब 23,000 जायदादों के मालिक हैं वो। हाँ जी, उनको बड़ी जायदादें हैं, उन पे नोटिस लेना चाहिए। तो ये आपने एक तो ये बात बड़ी अच्छी कर दी है कि सेकंड कर दिया कि जिसके पास इख्तियार है वही ले सकता है। वजीर आजम बेचारे ने क्या लेना है जनाब? वजीर आजम साहब और उनके भाई, उनकी बेटी, भतीजे, उनके दामाद, उन सब की जायदादें बाहर हैं, वो तो खुद मुस्तफीद हो रहे हैं, वो तो खुद बेनिफिशियरी हैं। तो वो कैसे ये एक्शन ले सकते हैं? ठीक कह रहे हैं आप। तो इसलिए ये आप देखें कि ये मुल्क अगर ये एक्शन लेना होता किसी ने तो फिर आप मुझे आपने बड़ा मासूमाना सवाल किया है, जो वो लोग कहते हैं कि ये मासूमाना सवाल है कि भाई ये आर्मी चीफ साहब को एक्शन लेना चाहिए या चीफ जस्टिस ऑफ आर्मी चीफ साहब हमारे बड़े देखे ना, हमारी मुआशरत को बेहतर करने के लिए गुरैज साहब वो बड़े सीरियस हैं, जाके वो पूरा किरदार अदा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब को एक्शन लेना चाहिए। भाई अगर एक्शन इन्होंने लेना होता तो ये जब नवाज शरीफ साहब को लेके आए थे तो उस वक्त इनके केसेस जो कि खरबों चरबों के केसेस थे। नहीं, आर्मी चीफ तो इसका नोटिस ले सकते हैं ना, वो तो बाख्तियार है ऐसे मामला में। देखे ना, उस वक्त आर्मी चीफ साहब भी तो मौजूद थे ना जनाब, तो किसने इनको बरी किसने किया? अच्छा, अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि जी अगर हमारा आज से लोड शेडिंग का सिलसिला बंद ना हुआ तो उन्होंने पेस्को चीफ को ये धमकी दी है कि आप अगर यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको हमारे तरीके से चलना पड़ेगा, ये बंद करें सारा कुछ। तो आप ये आए दिन कोई ना कोई अली अमीन गंडापुर खड़ा कर देता है, कभी वो कहता मैं इस्लामाबाद चढ़ाई कर दूंगा। ये इसी तरह ठीक होंगे। आपको मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि नहीं, ये तो वो काम हुआ ना जब मुर्तज़ा भुट्टो मरहूम को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, करवट करवट उसके जो है दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। उसका तरीकाकार ये था कि उसने एक फोर्स बनाई हुई थी, जो अदारा काम नहीं करता था वो जाके ठुडे मारता था और जनाब सारे सीधे हो जाते थे। देखिए ना, ये तो अब करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। आप देखें ना, हमने ऐसे कंपनी साहब तुसी अदारे ने सरबराह में चित्र पाऊ लगता है पिया। जुल्करनैन साहब ने ज्वाइन किया, हम 2 मिनट बात कर लें इनसे, कर लें फिर। जी जुल्करनैन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? व्हाट्सएप पे ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जुल्करनैन साहब, ये जो प्रॉपर्टी लीक्स के बारे में बड़ा शोर एक जनाब अचानक से सामने आया है, बड़ा अफसोसनाक मामला है। हम जो दूसरे ममालिक के सरमायादार हैं उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि पाकिस्तान आके सरमायादारी करें, और हमारी जो अशराफिया है इन्होंने जाके दुबई में जायदादें खरीदी हुई हैं। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मैं तो मुतालबा करता हूं कि इनको गिरफ्तार किया जाए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। अगर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए जाते हैं, इन्हें पकड़ लिया जाता है, तो कम से कम पाकिस्तानी अवाम को कुछ तो सुकून का सांस होगा कि हमारी जो मुल्क की सिमत है वो दुरुस्त तरफ जा रही है। अगर इन पर हाथ नहीं डाला जाता तो गैर मुल्की सरमायादार आपके ऊपर कैसे इत्मीनान करेंगे? देखिए व्हाट्सएप बड़ा क्वाइट शेमफुल है कि आपके $12 बिलियन के करीब जो है सिर्फ दुबई अकेले, छोटा सा मतलब यूएई में छोटा सा एक सिटी है, और उसमें पाकिस्तानी कोई 17,000 पाकिस्तानीज हैं जिन्होंने 23,000 प्रॉपर्टी खरीद के वहां पे पैसा इन्वेस्ट किया है, और इनमें ज्यादातर सुपर एलीट हैं। और मैं तो हैरान हूँ मोहसिन नकवी साहब के ऊपर, जो कि डेली बेसिस पे ऑनेस्टी के सरमन्स जारी करते थे। पता लग रहा है कि प्रॉपर्टी वो भी बेनिफिशियरी है, बीवी के नाम ही निकलनी है, अपने नाम पे तो लेता कोई नहीं है, बच्चों के नाम लेता है जनाब। और इसी तरह मैं और दूसरे साहब का भी जिक्र करता चलूं, फैसल वापडा का, वो भी
جناب جو ہیں پتہ ہی ہے کہ کس کے ٹاؤٹ ہیں. پراپرٹی نکلی ہے ادھر, آج آ کے وہ ایجنسیز کے اسپوکس پرسن بن کے ججوں کو اوپر پڑ گئے ہیں. صحافیوں کو تو ان کو پریس کانفرنس روک کے کہنا چاہیے تھا بھائی ادھر اس کا تو جواب دے جو تمہاری ادھر پراپرٹیاں نکلی ہیں دبئی میں, چاہے تو اس سے کہ میری لیگل ہے, کہاں سے تمہارا پیسہ کہاں سے آیا, اس کا ٹیکس دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو. تو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ انہی کے ہاتھ میں ہی سارا کچھ ہے جن سے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو پکڑیں. کس نے پکڑنا ہے؟ یہ اپنے آپ کو خود پکڑیں گے کیا؟ یہ سارے یہ جو نیریٹو عمران کا, چاہے عمران کے باقی مسئلے مسائل جو بھی ہوں, یہ تھا نا کہ یہ سارے چور لٹیرے ہیں اور ان کے ہاتھ میں گورنمنٹ دے دی جاتی ہے اور جن کی مجبوری ہے. تو وہ آج ثابت یہ چیز ہوتی ہے کہ پاکستان میں چور لٹیروں کی گورنمنٹ ہی رہنی ہے. اور آپ جتنے پروگرام کر لیں, میں جتنے اس پہ کمنٹ کر لوں, ہمارا میڈیا جتنا مرضی چیخو پکار کر لے, کوئی اثر نہیں ہونے والا. بات آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ یہ کس منہ سے اس میں واٹس ایپ کس منہ سے یہ جا کے گلف ریجن سے بیکنگ بول لے کے جائیں گے اور کہیں گے آئے ہمارے کنٹری میں آ کے انویسٹمنٹ کریں. وہ کہیں گے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی, تمہارے 12 بلین ادھر انویسٹ ہیں. یو اے ای سے جب ہم مانگنے جاتے ہیں, پیچھے ہم مانگنے گئے ہوئے $25 بلین, یو اے ای ہمارے منہ پہ چپیڑ نہیں مارے گا کہ بھائی تمہارا پیسہ ادھر آ کے انویسٹ ہو رہا ہے اور تم ہم سے کہتے ہو کہ ادھر انویسٹ کریں. تمہارا اگر کنٹری اتنا سیف ہوتا تو کس کو ضرورت تھی کہ جو ہے پاکستان چھوڑ کے ادھر آ کے انویسٹ کرے. اٹ مینس کہ تمہارا کنٹری سیف ہی نہیں ہے, تمہارا کنٹری جو ہے انویسٹمنٹ فرینڈلی نہیں ہے. یہاں کوئی حقیقی انصاف کی بات کرے تو آپ لوگ چھوڑے ہیں. جی یہاں کوئی انصاف کی بات کرے تو آپ چڑھائی کر دیتے ہیں, جیسے آئی فیصل واڈا نے چڑھائی کی ہے. بندہ فیصل واڈا سے پوچھے بھائی تیرا بیک گراؤنڈ کیا ہے, تیری کیا جناب, اب دیکھیں نا جب جی چاہتا ہے جس کا جی چاہتا ہے. سب کو پتا ہے کہ کن کا ٹاؤٹ ہے اور کس کی وجہ سے ابھی سینیٹر وہ صاحب بنے ہیں. تو یہ ہو گئے, محسن نقوی ہو گئے, اور دوسرا انوار اللہ کاکڑ ابھی $1 بلین کا اسکینڈل میں کوئی بندہ ان سے ہاتھ مطلب ان کو گریل کرنے کی تو دور کی بات ہے, ہاتھ نہیں لگا سکتا, بلا کے پوچھ نہیں سکتا کہ $1 بلین میں کا جو آپ نے گندم امپورٹ کر کے پاکستانی کسانوں کے پیٹ پہ چھرا کھونپا ہے, اس بندے کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ سارے طاقتور ملے ہوئے ہیں, پاکستان کو لوٹا ہے انہوں نے اور لوٹتے رہیں گے. اور ہم دیوانے کا خواب لے کے کہ کوئی انقلاب آئے گا, کہ یہاں کی کوئی جینوئن اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, ایسا بظاہر لگتا نہیں ہے. اچھا, علی امین گنڈا پور نے دھمکی دی ہے کہ اگر کے پی کے میں آج سے لوڈ شیڈنگ بند نہ ہوئی تو انہوں نے پیسکو چیف جو ہے اس نے کہا کہ پھر آپ یہاں نہیں رہ سکتے, آپ کو ہمارے طریقہ کار کے مطابق چلنا پڑے گا. علی امین گنڈا پور جب چاہتے ہیں کوئی دھمکی دے دیتے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں گنڈا پور صاحب کو یہ اس طرح کے سٹیٹمنٹ مسلسل دے رہے ہیں. مجھے بھی فیصل مروت صاحب کی طرح کوئی شک پڑ گیا ہے کئی دنوں سے. زاہد نواز مروت, کیا نام اس کا؟ شیر افضل مروت جناب بات کر رہے تھے تو وہ فیصل ہی منہ پہ چڑھ گیا. جی شیر افضل مروت بھی جو ابھی ڈبل ایجنٹ کے طور پہ سامنے آئے ہیں پی ٹی آئی میں, تو پی ٹی آئی میں ابھی اور بہت سارے لوگ ہیں جو ایز اے ڈبل ایجنٹ کام کر رہے ہیں. یہ آؤٹ آف نو ویئر یہ صاحب اس طرح کی اسٹیٹمنٹ چڑھائی کرنے کی, اسلام آباد پہ حملہ کرنے کی, اب یہ ادھر حملہ کرنے کی. اور بھائی آپ چیف منسٹر ہیں, کوئی آپ کو لحاظ نہیں ہے, کوئی مینرز میں رہتے ہوئے آپ بات نہیں کر سکتے. آپ نے مطلب مولا جٹ کی بڑکیں ڈالنی ہیں, اس لیے کر رہے ہیں آپ کہ ان کو آپ جواز دیں تاکہ وہ گورنر راج لگائیں, اور گورنر راج لگنے کے بعد وہ جسٹیفائی بھی ہو جائے کورٹ میں, کیونکہ کہیں کہ اس طرح کا چیف منسٹر, اس کی تو ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے, یہ تو حملہ کرنے کی بات کرتا ہے اسٹیٹ کے اوپر, فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر اور فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں کے اوپر کرتا ہے. تو مطلب اس طرح کی سٹیٹمنٹس مسلسل دینے سے کیا گریز کرنا چاہیے. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایسی سٹیٹمنٹ دینے سے گریز کرنا چاہیے. بہت شکریہ جناب ذوالقرنین طاہر صاحب, آپ نے میں جوائن کیا, آپ نے جناب بڑی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر بڑی ڈیٹیل سے بات کی. جی گریز صاحب, آپ نے ان کی باتیں سنی, جس طرح انہوں نے کہا کہ جی شیر افضل مروت کو ہوش کے ناخن لینے, بات ٹھیک ہے ان کی. سیاستدانوں کا یہ وتیرہ نہیں ہونا چاہیے کہ بڑی بات, وزیر اعلیٰ جو کہ چیف ایگزیکٹو ہے پورے صوبے کا, اور اس کو بات کرتے ہوئے یہ خیال کرنا چاہیے کہ میں کیا لفظ بول رہا ہوں, اس سے ان کی پارٹی تو پہلے ہی آپ کے سامنے بڑی جناب ایک کرائسس میں ہے, اور اسے تنقید کرتے ہوئے بڑا سوچنا چاہیے. یہ انہوں نے بھی, اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ چیف منسٹر صاحب کو ذرا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. ہاں
چیف منسٹر صاحب اگر چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ میٹنگ کریں اور ان کو وہاں پہ بتائیں کہ بھئی یہ دیکھیں یہ آپ صحیح کریں، اگر نہیں کریں گے تو ہم اس کے اوپر نوٹس لیں گے، ٹھیک ہے نا جی. بڑھ کے نہیں مارنی چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل یہ بڑھ کے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ بڑھ کے مارنے کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو مزید مسائل کو جنم دیں، لوگوں کو دکھاوا کر رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. آپ وہ کام کریں جو پریکٹیکل ہیں اور وہ ممکن ہو سکیں، چیزیں ممکن ہو سکیں. بالکل صحیح. اور کے پی کے میں کیونکہ اب ان کی حکومت ہے تو چاہیے چیف منسٹر صاحب کو کہ ایسی اصلاحات کریں، ایسی ریفارمز لے کے آئیں وہاں پہ کہ تمام شعبوں میں تبدیلی آئے، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، ایگریکلچر میں، اور وہاں پہ بہت سارے جو ہیں معدنیات ہیں جہاں سے وہاں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ تفریحی مقامات بنا کے وہاں سے بہت سارا پیسہ کمایا جا سکتا ہے. تو اس طرح کام کریں، غربت کو خاتمے کے لیے کام کریں. ہاں جی، ہیلتھ کارڈ کو ممکن کریں جو پہلے چل رہے تھے بند ہو گئے ہیں. ہاں جی، روزگار کے مواقع نکلیں، وہاں پہ کاروبار کو یقینی بنائیں. اس طرح کی چیزوں کو وہاں پہ کرنا چاہیے اور اس میں فائدہ اٹھانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بجلی کا معاملہ ہے اس میں گورنمنٹ کو بہت سیریسلی سوچنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ 65 روپے فی یونٹ ہم لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ابھی مزید 20% آئی ایم ایف نے کی وجہ سے ان کو مہنگی کرنی پڑے گی، اور یہ باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں کہ 20% مزید بجلی جو ہے نا وہ مہنگی ہوگی، 5 سے 7 روپے کا فرق پڑے گا. اب ہم بجلی کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے کیا سورسز کیا ہیں، کن سورسز سے ہم بجلی لیتے ہیں. ایک تو ہم نیچرل گیس سے بجلی لیتے ہیں. نیچرل گیس سے ہم 32.2% بجلی لیتے ہیں. ہاں جی، فرنس آئل سے ہم جو ہے نا بجلی لیتے ہیں، وہاں سے ہم 14.3% بجلی لیتے ہیں. کول سے ہم بجلی لیتے ہیں جو کہ 12.8% بجلی لیتے ہیں. ہائیڈرو سے ہم بجلی لیتے ہیں جو کہ 24.6% بجلی ہے. نیوکلیئر سے ہم بجلی لیتے ہیں جو 8.8% ہے. ونڈ سے ہم 4.8% لیتے ہیں اور سولر سے 1.6% لیتے ہیں. سب سے سستی جو بجلی ہے وہ ہمیں ملتی ہے یہ جو ہم ڈیم وغیرہ بناتے ہیں اور وہاں سے بجلی پانی کے ذریعے ہم حاصل کرتے ہیں، ہائیڈرو کے ذریعے، وہاں سے ہمیں سب سے سستی بجلی. تو ہمیں گورنمنٹ کو وہ جو کمپنیوں کے ساتھ کنٹریکٹ کیے ہوئے ہیں جس میں یہ طے ہے کہ ہم نے ڈالروں میں پیمنٹ کرنی ہے چاہے ہم وہاں سے بجلی لیں یا نہ لیں، ہاں جی، لیکن پیمنٹ ہم نے کرنی ہے. تو وہ کنٹریکٹ کسی طرح اس کے سے فائٹ کرنا چاہیے اور وہ کنٹریکٹ ختم کروانے چاہیے تاکہ عوام پہ جو پریشر ہے بجلی کے حوالے سے وہ کم ہو سکے. اور انڈسٹری ہماری ساری تباہ ہو رہی ہے بجلی کے نہ ہونے اور مہنگی ہونے کی وجہ سے. اچھا گریز صاحب، ہماری ان بلیک میلوں سے جان کب چھوٹے گی جس کا جب جی چاہتا ہے آ کے پریس کانفرنس کر دیتا ہے؟ تلال چوری کہہ دیا اس نے بھی، خیر بڑی باتیں کی ہیں اس نے کہ باٹ ریٹ کی خلاف ورزی کی جو باتیں کر رہے ہیں وہ خود اس پہ پورا اتر نہیں. خیر یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. تو فیصل واڈا نے جو کچھ کہا ہے یہ کیا اس کی حیثیت ہے؟ کیا دیکھیں وہ اس کو پوچھنا بڑی اچھی بات کی ذوالقرنین اطہر نے کہ صحافیوں کو اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ اپنا پہلے یہ جواب دیں کہ آپ نے جو دبئی میں آپ کی جائیداد ہے وہاں آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے، آپ نے کیسے خرید لی. یہ دیکھیں یہ آخری سوال ہے پھر ہمارا ٹائم ختم ہونے آئے بات پر. یہ دیکھیں کہ وہ یہ سوالات تو بنتے ہیں لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ بیچارہ یہ آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے وہ لوگ جو تھکے ہوئے ہیں وہ کسی کے سہارے کے ذریعے آتے ہیں. جیسے انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں، وہ بالکل غیر معروف آدمی، پہلے اسے سینیٹر بنوایا گیا پھر اسے وزیر اعظم بنوایا گیا. اسی طرح سینٹ کا جو چیئرمین تھے ان کو کہاں سے نکالا، کہاں لے کے آئے جو ہے جی اور اس کو چیئرمین بنا دیا. اسی طرح یہ اب ان کو نکالا ہے ہاں جی، اور ان کے ذریعے سے ایک ادارہ اپنی آواز آگے پہنچا رہا ہے اور اس کو استعمال کر رہا ہے اور یہ لوگ استعمال ہو رہے ہیں. ہمیں ہمارے ملک کو کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ہر چیز کو جو ہے فیکٹس کے اوپر بات کرنی چاہیے اور ہمیں صحیح باتیں کرنی چاہیے. یہ کسی کا حصہ نہیں بننا چاہیے اور اگر آپ لوگوں کا اس طرح حصہ بنیں گے تو ملک میں انصاف بھی رکے گا
قانون کی بالادستی بھی رکے گی اور آئین کی بالادستی بھی رکے گی اور ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکے گا اور سیاسی استحکام نہیں آ سکے گا۔ سیاسی استحکام میں اب تمام لوگوں کو حصہ ڈالنا پڑے گا۔ جیسے آپ نے دیکھا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں، بلاول صاحب بھی، رانا ثناء اللہ، میاں جویل لطیف، یہ سارے وہ لوگ جو ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایسے نعرے لگایا کرتے تھے کہ عمران خان نے یہ کیا وہ کیا غلط ہے یہ ہے، لیکن اب وہ محسوس کرتے ہیں ایسے ٹھیک کریں آپ۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اپنے میزبان یونس پاٹ اور جناب جوید اقبال گریاز صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد